सामान्य जातियाँ, यह जातियाँ इनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं, जैसे पशु, साल, चीड़, कृंतक आदि। इसमें भी जो है कई जातियाँ हैं संकटग्रस्त जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती तो इन जातियों का जीवन रहना कठिन है। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, संगाई आदि इस प्रकार की जातियाँ के उदाहरण हैं। यदि इस प्रकार जो है वनों का कटाव जारी रहा तो ये सारी वन्य जातियाँ लुप्त हो जाएंगी। दूसरी जातियाँ सुभेद जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है या जिनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती, इनकी संख्या घटती रहती है, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणियों में शामिल हो जाएंगी। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन आज इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। इसमें आगे है ध्रुव जातियाँ। इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है, और यदि इनकी प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती हैं तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। स्थानिक जातियाँ प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन जातियों के उदाहरण हैं। जिसमें जो भी उदाहरण दिए हैं वो सत्य हैं कि यह इन वनों को की रक्षा नहीं की गई तो ये सारी की सारी जातियाँ लुप्त हो जाएंगी। लुप्त जातियाँ यह एक वह जातियाँ हैं जो उनके रहने के आवास में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई। यह उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है। जब इन जातियों को संरक्षण नहीं मिलेगा तो वास्तविकता में ये बात सत्य है कि ये जातियाँ स्वयं ही लुप्त हो जाएंगी। यदि आप चारों ओर नज़र दौड़ाई तो आप पाएंगे किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधन में परिवर्तित कर दिया। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबर, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद आज प्रत्यक्ष अवस्था परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवों से प्राप्त होता है। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जातियों को नुकसान पहुंचाया। इसमें ये बात सामने आ रही है कि जिसमें जो है नुकसान पहुंचाने वाले मानव जाति है, जिसमें पूरा का पूरा प्रभाव मानव जाति का ही माना जाएगा। वही जो है वनों को नष्ट कर रहा है और वनों के नष्ट होने से ही इन वन्य जीवों का विनाश हो रहा है। जिन्होंने वन और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाया। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि व्यवसाय, मानक और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन संसाधनों के सूखने से कृषि का थैला महत्वपूर्ण कारकों से एक राय। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26 या 200 वर्ग किलोमीटर
वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया, जिसमें सबसे वनों को काटने का मुख्य कारण एक नहीं अनेक हैं, जैसे रेल लाइनों का निकलना और सड़कों का निकलना। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्यान्नों की पूर्ति के लिए इन वनों का कटाव किया गया। इसके अलावा इस पर इमारतों का भी बनना शुरू हुआ, जिससे जो है वनों का ह्रास होना तय हो गया। आज हम मानव जाति जो भी हम अपने वनों से पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हैं, वो हमारे लिए ही हानिकारक है। परिवर्तित किया गया अधिकतर जनजातियों क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वक और मध्यकाल में मध्य भारत में स्थानांतरित झूम खेती अथवा इस श्लेष और खेती के चलते वनों की कटाई निम्नीकरण हुआ है। बड़ी विकास परियोजना ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया। 1952 से नदी घाटी परियोजना के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। यह प्रक्रिया आज भी जारी है और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना को पूर्ण होने से जलमग्न हो जाएगा। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें मानव जाति का ही दोष नहीं, इसमें अधिक जनसंख्या का दोष है। जहाँ अधिक जनसंख्या होगी वहाँ पर जो है अधिक खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी, और खाद्यान्न जब कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगी तो ऐसी हालत में वनों को साफ किया जाएगा और उस कृषि का कार्य उन वनों के स्थान पर करना जो है करवाना या करना, ये सरकार के लिए भी मजबूरी है। डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है और कई जातियां जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल हैं आवागमन मार्ग को बाधित किया है। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। या इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, पर चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काटकर की जा सकती है, लेकिन आवास बनाने में पहले जिन लकड़ी की ज़रूरत पड़ी उस समय आवासों के लिए भी कटान हुआ, और मुख्य रूप से तो कटान कृषि के कार्य के लिए हुआ है। इसमें हमारा आपका दोष ये है कि आज हम अपने खेतों पर पेड़ों को नहीं लगा रहे हैं। ये हमारी भारी भूल मानी जाएगी कि प्रत्येक किसान को अपने खेत पर पौधों को उगाना लगाना अति आवश्यक है, जिससे पेड़ों से हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी, वर्षा में सहायक भी होंगे और हमारे उनकी टहनियों को काटकर हमारे घरेलू कार्य भी चलेंगे। अतः वनों का लगाना हमारा आपका सबका कर्तव्य है। इससे ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया जोंक से लेकर वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ कहते हैं यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक
जैव विविधता से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं। अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण दिया जाए, जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिससे हम पीते हैं, मृदा जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवन नहीं रह सकते, पौधे, पशु, सूचना जीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यह प्राथमिक संसाधन के रूप में माने जाते हैं। देखिए, भूमि संसाधन भी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर भूमि नहीं होगी तो बिना भूमि के पौधे कैसे होंगे। इसके साथ साथ एक जल संसाधन भी जुड़ा हुआ है। पृथ्वी होगी तो जल की आवश्यकता है, जल होंगे तो पेड़ पौधे और सभी जीवों की आवश्यकता है। एक दूसरे की कड़ी है। इसके एक दूसरे के बिना कोई भी संसाधन अधूरा है।